हाँ जी सर। लास्ट टाइम एडेप्टेशन चल रहा था, ठीक है। जी सर। एल्टीट्यूड सिकनेस बता दिया था मैंने, ये हाई और उसके बाद में पॉपुलेशन डीप सी एडेप्टेशन कैसे होता है, तो हम लिखेंगे डीप सी एडेप्टेशन। गहरे समुद्र में एडेप्टेशन कैसे होता है? प्रेशर सर जी बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से अंदर की हड्डियाँ टूटने लगता है और ब्लड प्रेशर भी जब डीप सी जितना समुद्र में गहराई में जाएंगे, नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा। बुक में लिखा हुआ है कि अगर जो डीप सी में जो प्रेशर है वो 100 गुना ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कितना ज़्यादा होता है? 100 टाइम्स मोर होता है एटमॉस्फेरिक नॉर्मल प्रेशर से। वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो उसमें एक लाइन में क्वेश्चन पूछा क्या होगा कि क्या ऐसा होता है उनके अंदर जो सर्वाइव कर जाते हैं, क्या कोई एंजाइम बनता है? उसमें एक एंजाइम बनता है, एक एंजाइम होता है उनके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। वो एंजाइम बहुत हाई प्रेशर पर भी ऑर्गेनिज्म को समुद्र के तल पर सर्वाइव करने में मदद करता है, ठीक है। वहाँ पर लिखेंगे एनडीसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? प्रेशर 100 टाइम्स मोर देन नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ऑर्गेनिज्म को हाई प्रेशर पर सर्वाइव करने में मदद करता है, ठीक है। जी सर। इसके बाद मैंने कोल्ड वाला आपको बताया था कि कोल्ड टेम्परेचर में आगे देखिएगा इनको सब कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए, टॉपिक पूरा जा रहा है खत्म, ठीक है। सर ये ह्यूमन में भी होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज? बन सकता है, वैसे ह्यूमन में नहीं है, ठीक है। ह्यूमन में नहीं होता है, ह्यूमन सर है डीप सी में आपको नहीं। सर जी डीप सी में जहाँ तक सनलाइट पहुँचता है वहीं तक ये काम भी करता है कि और नीचे? नहीं उससे ठीक है। आगे देखिए, डेजर्ट जो लिजार्ड है, डेजर्ट लिजार्ड, इसका बुक में लिखा गया है एडेप्टेशन। डेजर्ट में रहने वाली लिजार्ड ये क्या करती है? जानते हैं रेगिस्तान जो डिजर्ट होते हैं, रेगिस्तान, वो ठंडक में विंटर का जब मौसम आता है तो ये क्या करती है? धूप में चली जाती है धूप सेकने के लिए सन में, और जब बहुत गर्मी होती है तो बर्फ में चली जाती है, मिट्टी में, मतलब मिट्टी में बर्फ के नीचे बर्फ में चली जाती है, ठीक है। तो इसका एडेप्टेशन क्या है? डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है? विंटर्स में क्या करती है? सनलाइट, अपनी बॉडी को सनलाइट में, अपने आप को सनलाइट में रखती है ताकि ठंडक में थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर्स में, बर्फ में क्या होता है? बर्फ में चले जाते हैं। मिट्टी का घर। एडेप्टेशन कैसा है? ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, एनाटॉमिकल है, या फिजियोलॉजिकल है, या बिहेवियरल एडेप्टेशन है? ये व्यवहार है। मैं अभी एक साथ बता दूंगा बिहेवियरल एडेप्टेशन कौन कौन सा होता है, ठीक है। ये बिहेवियर का है। इसके बाद फिशेस फाउंड इन एंटार्क्टिका रीजन, एंटार्क्टिका रीजन क्या है? पोल वाला रीजन। देखिए आर्कटिक और एंटार्क्टिक, तो पोल वाले रीजन में जो ओशियन है, जो समुद्र है, जो ओशियन है, वहाँ मछलियाँ, क्योंकि टेम्परेचर 0 के भी नीचे होता है, वहाँ पर मछलियाँ कैसे सर्वाइव करती हैं? एंटार्क्टिका रीजन में वो एक्वाटिक बॉडी नहीं है, तो वहाँ पर जलाशय है। एंटार्क्टिका रीजन में जो जलाशय है वहाँ मछलियाँ कैसे सर्वाइव करती हैं? टेम्परेचर कितना होता है? 0 टेम्परेचर 0 होता है, 0 के नीचे कैसे सर्वाइव करती हैं? एंटीफ्रीज प्रोटीन ब्लड जमने से रोक देती हैं, ब्लड जमता नहीं है अपने लो टेम्परेचर पर, देखिएगा एंटीफ्रीज प्रोटीन, एंटीफ्रीज प्रोटीन।
ठीक है। एक मैमल जो सील होता है, ठीक है, पोलर एरिया में रहता है जो सील, उसकी स्किन के नीचे थिक ब्लबर होता है ठंडक से बचने के लिए, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत कोल्ड है वहाँ पर। ठंडक से बचने के लिए ब्लबर मतलब जो स्किन होती है, स्किन के नीचे फैट की मोटी परत होती है, जो क्या इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा पोलर सील, पोलर एरिया में जो सील एनिमल है उसको क्या बोलते हैं, ये मैमल है, मैमल फिर ब्लबर होता है, फिर तो ब्लबर स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर होती है, ये क्या होता है, फैट लेयर है, जो क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है, बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देती है और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है जी सर। पोलर एरिया में ये सील क्या करती है, सर्वाइव करती है, इससे एडेप्टेशन। आगे हाई टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर, उसमें वो कैसे हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, क्या होता है उनके अंदर, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज, हाई टेक्नोलॉजी को एंजाइम यूज किया जाता है पीसीआर में, वो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, सर्वाइव करता है, समझ में आया। गर्म झरना होना में आर्की ये खत्म हो गया एडेप्टेशन। अब चीजें नोट कर लीजिए, जैसे अगर मैं कहूँ बिहेवियर एडेप्टेशन क्या है, बिहेवियरल एडेप्टेशन का एग्जांपल बता दीजिए। अपने व्यवहार में देखिए एडेप्टेशन कई तरीके से होता है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर, 4 तरीके का है ना, एक साथ लिखते रहे, देखिए हटा देना है, सबके एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल बताया मैंने, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, और एक होता है बायोकेमिकल एडेप्टेशन। अगर क्वेश्चन में आता है कुछ मतलब बायोकेमिकल एडेप्टेशन, बायोकेमिकल का एग्जांपल बताओ, व्यवहार में परिवर्तन। एडेप्टेशन जानते हैं सर्वाइव होने के लिए होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखना चाहता है तो क्या करेगा, अनुकूलन करेगा, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन देखिए, माइग्रेशन किसका एग्जांपल है, बिहेवियर का है, खाने के लिए और रहने के लिए ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, माइग्रेट करके क्योंकि खाना नहीं मिल रहा वहाँ पर, ठीक है। तो माइग्रेशन जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, बेहतर एडेप्टेशन। सस्पेंशन जो आपने पढ़ा होगा, सस्पेंशन में पढ़ा होगा, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन पढ़े हैं ना, डायापॉज। एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, ठंडक और गर्मी का ऑर्गेनिज्म घरों में चले जाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और बिहेवियर में क्या आएगा, अभी जो बताया ये कौन सा और था, एक बिहेवियर का एडेप्टेशन, लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड का एग्जांपल भी में आएगा, लिजर्ड। मॉर्फोलॉजिकल को एग्जांपल बताएगा एडेप्टेशन का, लिजर्ड में जो प्लांट होते हैं उनमें कांटे होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल काफी लंबी होती है, फिर क्यूटिकल होती है। प्लांट में जो एडेप्टेशन है ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल है सर, ठीक है। लिजर्ड प्लांट का एडेप्टेशन, लिजर्ड प्लांट। एनाटॉमिकल का एडेप्टेशन क्यों बताएंगे, फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमिकल का मतलब बॉडी में एनाटॉमी में चेंज हो जाएगा, जैसे जो प्लांट हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पानी में रहते हैं, उनकी खासियत जानते हैं क्या होता है, पानी में तैरना होता है, तैरने के लिए उनमें एयर कैविटीज होती हैं, पैरेन्काइमाइट टिश्यू है, पता होगा, पैरेन्काइमा के मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, पैरेन्काइमा, वो फ्लोट करने में मदद करता है। एनाटॉमी में चेंज हो रहा ना, वो हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, इनका आपको कहाँ मिलेगा, जल हाइड्रोफाइट्स मिलेगा, हाइड्रोफाइट तो पानी वाले पौधे होते हैं, उसमें होता है
इशू है वो क्या है एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजिकल में बहुत सारे एल्टीट्यूड सिकनेस किसका एग्जाम्पल है? एल्टीट्यूड सिकनेस, आरबीसी काउंट बढ़ना और हार्ट रेट बढ़ना, इसका एग्जाम्पल है ये। इसी का है ना, फिजियोलॉजिकल का है ना, बॉडी की फिजियोलॉजी। बायोकेमिकल का एग्जाम्पल याद कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया एंटी फ्रीज प्रोटीन जो बनती है, एंटी फ्रीज प्रोटीन बनती है ना। बायोकेमिकल समझ में नहीं क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए एडेप्टेशन हो रहा, अनुकूलन हो रहा हो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कोई एक ऐसा केमिकल बना जिसकी वजह से वो अनुकूलन कर रहा है, वो एडेप्टेशन क्या होता है? बायोकेमिकल। किसी केमिकल की वजह से, जैसे जो मछलियाँ पोलर एरिया में जलाशयों में रहती हैं, वो अपने आप को वहाँ बचाने के लिए क्या करती हैं? अपनी बॉडी में एंटी फ्रीज प्रोटीन्स बनाती हैं ताकि उनका ब्लड जमे ना उतने लो टेम्परेचर। प्रोटीन क्या है? केमिकल है ना, क्या है वो? केमिकल है, तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन हो गया। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम बनता है, कहाँ पर बनता है वो? जो बहुत हाई प्रेशर पर रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी में एंजाइम बनता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। वो क्या है? बायोकेमिकल एडेप्टेशन। हाँ, सील वाला थिक ब्लबर नहीं, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है वो। थिक ब्लबर की एक मोटी कट होना वो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है। जो सील में मैमल में होता है एडेप्टेशन, बताया आपको, स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर बन जाती है, वो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। ठीक है, एनाटॉमिकल में लीजिएगा थिक ब्लबर कितना रखिए यहाँ पर एंटी फ्रीज प्रोटीन और थर्मोफाइल्स जो होते हैं, समझ रहे हैं ना? थर्मोफाइल्स तो टैग पॉलीमरेज होता है, क्या है? एंजाइम है ना, टैग पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम होता है ना। तो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते होंगे। कौन सा एडेप्टेशन हुआ? क्या उनकी मॉर्फोलॉजी बदली है? एनाटॉमी नहीं बदली है, ना मॉर्फोलॉजी, ना व्यवहार में परिवर्तन, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने अंदर एक एंजाइम बनाया, ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट एंजाइम, तो वो बायोकेमिकल एडेप्टेशन। फिजिकल वाले में एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल का है, फिजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल का है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड मतलब एडेप्टेशन एट द हाई एल्टीट्यूड, एडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड। इसमें सर किसी भी मानव का रोल नहीं है, ह्यूमन जो सर कि ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन का एडेप्टेशन बता दें आपको। नहीं, ह्यूमन के हेल्प से जो एडेप्टेशन होगा वो ह्यूमन में कई तरीके का एडेप्टेशन। सुन लीजिए, हम लोग धूप में जाते हैं, हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, कई महीनों तक, लंबे समय तक धूप में काम करिए, स्किन ब्लैक, मॉर्फोलॉजी में बदलाव हो रहा है। पहाड़ से दिख रही है स्किन ब्लैक हो रही है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया आपने, उतना ही टॉयलेट बनेगा, उतना यूरिन बनेगा, नहीं बनेगा? जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, किडनी आपकी उतना ही यूरिन ज़्यादा बनाएगी, एडेप्टेशन है। अगर नहीं बनाएगी तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये बायोकेमिकल हुआ, ये बायोकेमिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, क्योंकि फिजियोलॉजी बॉडी की चेंज हो रही है। समझ में आया? हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये हम लोगों का क्या है? ये आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। समझ में आया? तो ऐसी ह्यूमन्स में एडेप्टेशन है। ह्यूमन में सब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। ह्यूमन में फिजियोलॉजिकल भी है, मॉर्फोलॉजिकल भी है एडेप्टेशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल में स्किन का कलर डार्क होना है, डार्कनिंग ऑफ स्किन कलर। अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं। और अगला टॉपिक देखिए, पॉपुलेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन क्या है? पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज। ध्यान से इसको बहुत ध्यान समझिएगा। हिंदी में जनसंख्या, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या। पॉपुलेशन के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। पहले लिखिएगा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। अब बता रहे हैं पॉपुलेशन होती क्या है। ये सब पॉपुलेशन बैठी है, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। देखिए बुक में जो लाइन लिखी गई है वो समझा रहा हूँ। ऐसे लोगों का, ऐसे जीवों का समूह जो किसी स्थान पर रहते हैं
और वो एक ही स्पीसीज के होने चाहिए। ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज फाउंड इन द जियोग्राफिकल एरिया, किसी एरिया में है और एक ही स्पीसीज के लोगों का समूह क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे हम तो सब लोग क्या हैं? एक सेम स्पीसीज के हैं ना, सबकी पूरी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। और क्या कंडीशन होनी चाहिए? और मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा उसको। पहले इतना क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना, एक ही स्पीसीज के अगर रैट है तो रैट ही रैट होने चाहिए, एलिफेंट है तो एलिफेंट एक सेम स्पीसीज हो गया, उसी स्पीसीज के लोगों का ग्रुप होना चाहिए इंडिविजुअल का। सेम स्पीसीज फाउंड इन जियोग्राफिकल एरिया, एनी जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जो किसी का भी एरिया होना चाहिए भाई, कोई ना कोई प्लेस तो होगा जहाँ आप सब रह रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसमें एक चीज और है, they share common resources ये दो लाइन इतना आप सब लोग जान रहे हैं, ये और होगा पॉपुलेशन। दे शेयर कॉमन रिसोर्सेज एंड कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज एंड आल्सो इनब्रीड, समझ रहे हैं? ऐसे लोगों का ग्रुप जो क्या है, सेम स्पीसीज के हैं, किसी जगह पर रह रहे हैं, आपस में इनब्रीड भी कर सकते हैं। इनब्रीड समझ ना, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सेम स्पीसीज को रिप्रोडक्शन करेगी, मैंगो का प्लांट मैंगो से रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एलिफेंट से करेगा, दूसरे से नहीं करेगा ना। तो से अगर ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन बताएगा पॉपुलेशन में जितने लोग हैं वो क्या है? शेयर द कॉमन रिसोर्सेज एंड कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज समझ रहे हैं? रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, हिंदी में बोलते हैं संसाधन, फूड प्लस स्पेस। मान लीजिए जब देखिए एक ही पॉपुलेशन में जितने लोग रहते हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज होती है, उनके रिसोर्सेज सेम होते हैं कि नहीं? हाँ, जो हमारे पॉपुलेशन है, जो हमारा खाना है, वही इनका भी खाना है। हो सकता है कि इनका वीआईपी खाना हो, बात अलग है, लेकिन वही खाना तो है। जो एलिफेंट खाता है एलिफेंट वो सभी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे ना, क्योंकि उसकी स्पीसीज अलग है, उसकी पॉपुलेशन अलग होगी, हमारी अलग है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जितने लोग हैं उनका खाना क्या है? सेम है। सबका फूड और रहने की जगह भी लगभग क्या है? सेम है। हम हवा में नहीं रहते हैं, दिन में रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, तो स्पेस सेम है और क्या है? फूड सेम है, मतलब रिसोर्सेज सबके सेम है। एक पॉपुलेशन में जितना ऑर्गेनिज्म रहते हैं सबके रिसोर्सेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। सब रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग समझ रहे हैं ना, एक दूसरे को शेयर करते हैं। और सेम रिसोर्सेज के लिए भी लड़ाई होती है, कंपटीशन भी रहता है। कंपटीशन समझ रहे हैं ना, अगर सब खाना सेम है ना, कंपटीशन हो रहा नहीं हो रहा, रहने के लिए और खाने के लिए कंपटीशन होता है। जैसे मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, इसमें ए टाइप के इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल है ए टाइप का, एक पॉपुलेशन का है, उसमें बी टाइप के इंडिविजुअल है, अब इनके रहना और खाना इनका सेम होगा ना? यस सर। इनका रहना खाना सेम होगा, क्या ये इससे कंपटीशन करेंगे? नहीं करेंगे, इनका तो फूड अलग है। कंपटीशन हमेशा सेम फूड के लिए होता है, सेम रिसोर्स के लिए होता है। किसी पॉपुलेशन में जितना इंडिविजुअल रह रहे हैं वो कॉमन, उनके रिसोर्सेज कॉमन है, ठीक है, और वो आपस में क्या है? सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। ये लाइन लिखी गई है बुक में, कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर पॉपुलेशन बदलती है, ये दो पॉपुलेशन है, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि इनकी रिसोर्सेज अलग अलग है। कंपटीशन आपस में नहीं करेंगे एक दूसरे से, आपस में कंपटीशन होता है, एक दूसरे से नहीं होगा। समझ में आया? जी सर। अब इंसान कुत्तों की बराबरी नहीं करेंगे। हाँ।
आगे देखिए, आगे सीधा सीधा बुक से बता होगा, कॉम्प्लेक्स लिखा गया होता है, ठीक है। पॉपुलेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। अब लिखिएगा इसमें पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन का क्या मतलब है? तो अगर एक इकोलॉजिस्ट है और इकोलॉजिस्ट, ध्यान समझिएगा, और जेनेटिसिस्ट, इसे लिखा गया है, ठीक है। इकोलॉजिस्ट का मतलब समझ रहे हैं, इकोलॉजी का जो अध्ययन करता है वो इकोलॉजिस्ट होता है, जो जेनेटिक्स का अध्ययन करता है वो वैज्ञानिक का होता है, जेनेटिस्ट होता है, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट के लिए पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ये तो समझिएगा, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जानते हैं इस अर्थ पर पॉपुलेशन दो तरीके से बढ़ती है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ती है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, पढ़े होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम, इसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रजनन होता है? तो आप कहेंगे ये सेक्सुअल मेन है, सेक्सुअल बहुत रेयर होता है। हम लोगों में हायर प्लांट, हायर एनिमल में क्या होता है? सेक्सुअल मेन होता है, लोअर में क्या है? सेक्सुअल मेन है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कहीं पर कि ये अमीबा की पॉपुलेशन है, अमीबा है, ठीक है, अमीबा ढेर सारे अमीबा है, तो अमीबा की एक पॉपुलेशन होगी, वो अमीबा बने कैसे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, ठीक है। और मान लीजिए एलिफेंट की पॉपुलेशन है, तो एलिफेंट कैसे बने? सेक्सुअल से बनते हैं, उनकी अगली पीढ़ी कैसे आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है ना। तो ऑर्गेनिज्म चाहे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना या सेक्सुअल से बना, उनके समूह को क्या बोलेंगे आप? पॉपुलेशन, ठीक है। वही सेक्सुअल से भी बन सकता है। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन बोली जाएगी ना, बैक्टीरिया का एक समूह है, पॉपुलेशन बोली जा रही है। तो अगर इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बड़े दयालु होते हैं, उनके लिए पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म चाहे वो एसेक्सुअल से बने हैं चाहे सेक्सुअल से बने हैं, सबके सब पॉपुलेशन गिने जाएंगे। अमीबा एसेक्सुअल से बना, अमीबा की एक पॉपुलेशन हो गई। ह्यूमंस सेक्सुअल से बने, उनकी एक पॉपुलेशन, चाहे जिस मेथड से बने वो सब पॉपुलेशन बोली जाती है। लेकिन जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स का मतलब जो जेनेटिक्स में काम करते हैं, जेनेटिक्स वाले तो सीधे बात करते हैं कि जनरेशन की बात करते हैं, पता होगा ना, मेंडल वाले के साथ जेनेटिक्स वाले क्या करते हैं? जो अनुवांशिकी वाले होते हैं वो सीधे जनरेशन की बात करते हैं कि हमारी जनरेशन, फिर उनकी अगली जनरेशन, फिर उनकी अगली जनरेशन, और वेरिएशन, विभिन्नताएं आनी चाहिए। क्रॉस होता ना, मेंडल क्या करते थे? क्रॉस को कराते थे। जेनेटिक्स के जो लोग होते हैं वो विश्वास करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि दो ऑर्गेनिज्म है, क्रॉस किया, बच्चे बने, वो शादी किए, क्रॉस किया, अगली जनरेशन आ गई, ठीक है। वहाँ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आगे बढ़ती रहती है वो किससे आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है, ठीक है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगली जनरेशन कैसे आती है? डायरेक्ट किससे आ जाती है? एक अमीबा से ही बिना डायरेक्ट दूसरा अमीबा बन जाएगा, पता है? हाँ, डिवीजन से बन जाता है। तो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि ये लोग मानते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म जब क्रॉस करेंगे तभी अगली जनरेशन आएगी, उनके हिसाब से पॉपुलेशन का मतलब क्या है? कि ऐसा ग्रुप जो कि किससे बना है? केवल सेक्सुअल से बना है। तो इकोलॉजिस्ट ज़्यादा दयालु है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सब कुछ है, चाहे जिससे बना है, और इनके अकॉर्डिंग क्या है? केवल सेक्सुअल। होता सही में कौन सा है? ये पता देखा जाए कि पॉपुलेशन चाहे जिसकी हो, पॉपुलेशन होती है, चाहे वो सेक्सुअल से बन रही है चाहे एसेक्सुअल से। समझ में आया? बुक में लाइन लिखी गई थी, समझाना जरूरी था। अब आगे देखिए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जो मैंने लाइन लिखा हुआ है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स का कोई मतलब बताएगा क्या होता है? हाँ, गुण, क्वालिटी, खासियत, विशेषताएं,
एक जनसंख्या की विशेषताएं क्या होती हैं? जनसंख्या का आपको अध्ययन करना है तो क्या क्या उसमें अध्ययन करेंगे? मान लीजिए हम कह रहे हैं आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उसमें क्या चीज़ की स्टडी करेंगे? पॉपुलेशन में ठीक है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन तो होती है किस स्पीसीज वाला, ठीक है, किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? पॉपुलेशन में जाके किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? कुछ तो अध्ययन करेंगे। कितने घट रहे बढ़ रहे हैं। सुनिए, तो अगर मैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन की खासियत क्या है। मान लीजिए इनके अंदर कोई खासियत है तो हम तभी तो इनका अध्ययन करेंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, इनके गुण क्या है, तभी तो अध्ययन करेंगे। जी ठीक है, तो जो किसी पॉपुलेशन की विशेषताएं होती हैं या उसके गुण होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी और पॉपुलेशन। फ्यूचर का मतलब गुण हो गया। ऑफ एनी पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन का फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है एट्रीब्यूट को, और करके लिख लीजिएगा, और पैरामीटर्स टू स्टडी द पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन का अध्ययन करने के लिए जो जो पैरामीटर्स आप अध्ययन करते हैं उसी को पॉपुलेशन है, ठीक है। जो जो पहले से अभी पहले का अध्ययन आपको करना है तो इसमें क्या चीज़ का स्टडी करेंगे, इसकी खासियत देखेंगे, इसमें कैसे लेंथ है, ऊंचाई है, इसका एक एरिया है, कुछ नहीं है, इसका एक वॉल्यूम को करने होगा, जो जिसकी खासियत है वही का हम अध्ययन करेंगे। पैरामीटर का मतलब वही होता है कि क्या क्या पैरामीटर आप अध्ययन करेंगे इसमें से, इसलिए वही पॉपुलेशन एट्रीब्यूट ऐसे ही लिखा हो सकता है। अब सबसे पहला खासियत पॉपुलेशन का क्या होता है? बर्थ रेट। ये सब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट हैं। बर्थ रेट, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बर्थ प्रेजेंट, मतलब किसी यूनिट टाइम में, किसी यूनिट टाइम में, टाइम का मतलब समझ रहे हैं, एक साल, ठीक है, किसी यूनिट टाइम में कितना बर्थ हो रही है उसको क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा एन यूनिट टाइम। उसमें एक लाइन को लगा दिया गया है पर कैपिटा, ऐसे लाइन देख लीजिएगा, CAPITA, ये लाइन समझने वाली, ठीक है। मतलब बर्थ रेट का मतलब जन्म दर होगा, जन्म दर। तो किसी कितना जन्म हुआ वो ये पॉपुलेशन है। मान लीजिए 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, एक साल में कितने बच्चे आए, कितने बच्चे हुए, बर्थ रेट होता है, ठीक है। तो बर्थ रेट में आप लोग फिक्स टाइम लेते हैं कि कितने समय में और कितने लोगों में। पर कैपिटा का मतलब कितने लोगों में, 2 लोगों की बड़ी पॉपुलेशन थी पहले, 1000 लोगों में कितने बच्चे हुए। तो पर कैपिटा का मतलब क्या है? उसमें आप सैकड़ा भी 100 में भी ले सकते हैं कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, गाँव में ले सकते हैं। 100% की पॉपुलेशन, उसमें कितना नया बर्थ हुआ, 1000 में कितना बर्थ हुआ, 1 लाख में कितना बर्थ हुआ। हाँ, न्यू बर्थ। तो पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? टोटल ऑर्गेनिज्म एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें कितना, कितने में कितना बर्थ हुआ, ये पर कैपिटा, ठीक है। अब देखिए बर्थ रेट को ये बुक में लिखा गया होगा, एक एग्जाम्पल दिया है कि एक पॉन्ड है, ठीक है, उसमें 20 लोटस थे और अगले साल 24 लोटस हो गए एक साल का। तो पॉन्ड में 20 लोटस है और आफ्टर एक साल बाद 24 लोटस हो गए, तो बर्थ रेट क्या हो गया? 1 ईयर में 4 होता है। बर्थ रेट निकालने के लिए कितना अंतर आया, बर्थ कितनी हुई? 24 हो गए, 20 से 4 होना, बर्थ 4 बर्थ हुई। और ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे 20, हाँ, ओरिजिनल कितने थे? 0.2 ओरिजिनल
कितना आया 0.2 0.2 आया 0.2 आया, ठीक है। 0.2 पर कितना बर्थ हुआ, कितना बर्थ हुआ पर इंडिविजुअल और पर ईयर। इंडिविजुअल यहाँ है, लोटस है। क्या 0.2 लोटस 0.2 लोटस हो सकता है? नो सर। सर पॉइंट कैसे लिखा गया? अरे एक एक लोटस होगा, का, दो होगा लोटस, ये 0.2 लोटस क्यों लिखा सर है? एक लोटस का बताया। ये 0.2 देखिए, 4 लोटस बने 30 में से 20 लोटस थे, उसमें 4 नए बन गए, 24 हो गए ना। 100 में कितना चार। जल्दी हुआ? 4 का कितने थे? 20 थे, तो 20 में 4 है, तो एक में कितना होगा? 0.2 होगा। एक में 0.2 रेशियो बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि 0.2 लोटस नहीं होगा, लेकिन एक रेशियो बता रहे हैं कि एक में देखा जाएगा। पर कैपिटा वही है, पर कैपिटा में कुछ भी हो सकता है। 100 में कितने, 1000 में कितने, एक में कितने, एक में कितना बर्थ हुआ, तो एक के हिसाब से रेशियो निकालेंगे। 5 तो लोटस पर लोटस के हिसाब से 0.2 बर्थ हुई, और कितने में? 1 साल में। तो ईयर को भी पर ईयर का मतलब 1 साल का डाटा भी देंगे ना, और में आ रहा है। यहाँ पर कैपिटा का मतलब मिलेगा आमम, आमम इंडिविजुअल, जितने लोग होंगे, जितने आमम इंडिविजुअल, इसमें आप 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। कितने लोगों में कितनी बढ़त हुई, यहाँ 1 का डाटा दिया गया है, एक लोटस में इतना लोटस की बढ़त हुई, ठीक है। पर कैपिटा ये होगा। इसी तरीके से डेथ रेट है, इसका क्या है? डेथ रेट। तो डेथ रेट बुक में इसका भी एग्जांपल, टोटल डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ आज भी एक अलग लेंगे, डेथ कितना हो, ठीक। एक एग्जांपल लिखा गया है बुक में, क्या था कि 40 फ्रूट फ्लाई है, 40 फ्रूट फ्लाई जानते हैं क्या है? ड्रोसोफिला। एक हफ्ते बाद 4 डेथ हो गई। आफ्टर 1 वीक 4 फ्रूट फ्लाई क्या हो गई? डाई कर गई। तो कितनी बची? बची से मतलब ही नहीं है, जितना मर गया जितना था, इसमें ये नहीं कितना बचा, नहीं। देखिए 40 फ्रूट फ्लाई था, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, इतना था ओरिजिनली, 4 कर गया डाई, इसमें 1 वीक में 1 हफ्ते 0.1 डेथ पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो डेथ रेट क्या होगा? 0.1 डेथ पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। इतना मरा और जितना पहले था, बाद में ये नहीं कितना बचा, उससे मतलब नहीं है, इतना था, ठीक है। 40 से डिवाइड करेंगे 1/10 और 0.1 आ जाएगा, इतना पर फ्लाई पर वीक, पर वीक जितना बर्थ पर फ्रूट फ्लाई डेथ। और भी का है, क्या करें बताइए? ह्यूमन में 1000 पे निकालते हैं, बर्थ रेट डेथ रेट 1000 पे निकाला जाता है। 1000 लोगों में कितना बर्थ हुआ, अगर 1000 के गाँव हो, गाँव की पॉपुलेशन कितनी भी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए 4000 है, 4000 में 100 बच्चे नए हुए, 1000 में कितने हुए, 1000 निकाल लीजिए, 1000 से काउंट किया जाता है पॉपुलेशन, ठीक है। पर कैपिटा कितना होता है? 1000। साइंस मैथ वाले सब जानते हैं। आ गया समझ में? बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ओरिजिनल से डिवाइड किया जाएगा, जितना बर्थ हुआ जितना डेथ हुआ उसको ओरिजिनल से डिवाइड किया जाएगा। अगला है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो सबको पता है क्या होता है? लिंगनुपात। इंडिया में सब 1941 लड़कियां हैं। ठीक है। तो अगला पैरामीटर होता है सेक्स रेशियो, थर्ड नंबर, कि कितने महिलाओं में कितने पुरुष, कितना मेल कितना फीमेल, सेक्स रेशियो होता है, सब जानते हैं। अगला है एज पिरामिड, ये समझना है, एज पिरामिड।
पिरामिड समझ रहे हैं? सर कितने लोग उम्र के बाद लाइफ जिसमें रहते हैं एज पिरामिड देखिए, कितने उम्र तक पिरामिड का मतलब ये है कि जैसे अगर ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें बच्चे हैं, 9th क्लास के स्टैंडर्ड के कितने बच्चे हैं, 10th क्लास के स्टैंडर्ड के कितने बच्चे हैं, मान लीजिए जैसे सर जी सबके मान लीजिए 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, सबसे नीचे की जो लाइन होती है ना, किसी जब ग्राफ बनाते हैं पिरामिड ऐसे ही बनता है, ग्राफ जो बनाएंगे तो सबसे नीचे जो बेस वाली लाइन लग जाती है वो शुरुआती लाइन होती है। जैसे स्कूल का ग्राफ बना रहे हैं क्लास वाइज, तो प्राइमरी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो प्राइमरी सेक्शन में मान लीजिए 50 बच्चे हैं और 60 बच्चे होंगे, तो ये लाइन और आगे बढ़ जाएगी, 70 होंगे तो और आगे। यस सर। इसके बाद अब आगे जो है प्राइमरी सेक्शन के बाद क्या है, जूनियर में एज अलग हो जाती है ना सर जो सबसे नीचे लाइन होती है वो सबसे कम उम्र वाले सबसे कम, वो सबसे कम एज वाली, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बॉटम की लाइन सबसे कम एज वाली और सबसे ऊपर वाली हाई। यहाँ जो टोकन दिया गया है ये पिरामिड किसके बेसिस पर बनाया गया है, सेक्स के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, ठीक है। अगर देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, ठीक है, 3 तरीके के ऑपरेशन हो सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले, और दूसरा कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव एज वाले, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। अगर आप प्रजनन के आधार पर देखेंगे तो जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, वो 3 तरीके के, प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इस एज में कौन से आते हैं, इसमें आएंगे 0 से लेकर 14 साल के बच्चे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाली, रिप्रोडक्शन के पहले वाली एज, रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, 14 ईयर्स से लेकर के 44 ईयर्स वाले क्या है, लगभग है रिप्रोडक्टिव एज वाले रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे 45 से इनफाइनाइट आगे जो भी डेथ तक, जो भी उनके जब तक जितना है जितना जी, ठीक है। जब तक अब अगर इसका आप एज, देखिए एज के बेसिस पर अगर आप किसी पॉपुलेशन का ग्राफ बनाते हैं, उम्र के आधार पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यह क्या ये उम्र किसके बेसिस पर है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो ये पिरामिड आएगा। इसमें देखिए 3 तरीके का ग्राफ बनता है, इसका तो ध्यान से देखिएगा, ये लिखा गया है इस तरीके से है, ये हो गया, और ये वाली लाइन किसकी है, प्री रिप्रोडक्टिव एज, ये दोनों लाइनें किसकी है, रिप्रोडक्टिव एज, और ये किसकी है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है, एक्सपेंडिंग कर्व, ये पिरामिड कैसा है, एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग का मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, आगे समझाते हैं, ये एक्सपेंडिंग है, 3 तरीके का है, मैं बता दे रहा हूँ, एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है और डिक्लाइन है, 3 तरीके का ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम देख लीजिए, 3 तरीके का पिरामिड बनेगा, एक्सपेंडिंग पिरामिड, स्टेबल और डिक्लाइन। एक चीज कोई बताएगा इसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव के लिए मैंने एक ही कॉलम बनाया है, रिप्रोडक्टिव के लिए मैंने 2 कॉलम क्यों बना दिया गया है, वो संख्या ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आप देखिए प्री रिप्रोडक्टिव में कितना ले रहे हैं, 0 से 14 ले रहे हैं, सर इसमें बहुत कम बच्चे 0 से 14, और ये जो दूसरे वाली लाइन बनाई गई है ना, ये आप 14 से 44 से जितना 14 से लेकर के 30 की लाइन और 30 से लेकर के 44 यहाँ रख सकते हैं, यस सर। वो तो आपके ऊपर है, आप 3-4 लाइन बना लीजिए, उसी रेंज को डिवाइड करके कई लाइनों में दिखा सकते हैं, ठीक है। आप 14 से लेकर के 44 तक की एक ही लाइन बना सकते हैं। तो ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव एज। अब इसमें बताइए किसकी संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इस पॉपुलेशन में देखने से लग रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले की लाइन देखिए कितनी बड़ी लाइन है, इतनी लंबी लाइन, इतनी पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव और कम हो गया, फुटों की संख्या और कम हो गई, इसका मतलब ये पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है,
बढ़ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट हो रहा है इसमें, समझ में आ रहा है, ये एक्सपेंडिंग कर्व बनता है। अब इसका पूछा जाता है कि इसमें क्या ज़्यादा है, तो प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा क्या है, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव मोर है और रिप्रोडक्टिव से और उससे भी कम क्या है, एक्सपेंडिंग कर्व कैसा है, ट्रायंगुलर शेप बन रही है, इसकी शेप कैसी है कर्व की, ट्रायंगुलर, कोई नोट कर लीजिएगा, ये ट्रायंगुलर पूछा जाता है, ये शेप कैसी आई आपकी, ट्रायंगुलर कर्व आया ट्रायंगुलर, ठीक है। ये कर्व किस कैसी पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, ऐसे कंट्रीज, ऐसे देश जो गरीब हैं, जो अविकसित हैं, ठीक है, या विकासशील हैं, विकासशील का मतलब विकास मतलब पूरा विकसित नहीं, गरीब है, पुअर और अनडेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग। इंडिया क्या है, विकासशील है, विकास कर रहा है, विकसित नहीं है, इंडिया इसी में आएगा, इंडिया की पॉपुलेशन यही है, समझ रहे ना। तो ये ग्राफ पूछा जाता है, ध्यान समझिए, दो चीजें लिखना है, ट्रायंगुलर कर्व बनता है, ठीक है, और ये किस कंट्री में मिलेगा, यहाँ लीजिएगा, एंड पुअर कंट्रीज में, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बिहार स्टेट, ठीक है, वहाँ ये ग्राफ बनता है। क्यों जानते हैं ऐसा क्यों होता है, जो देश गरीब हैं या विकसित जो विकासशील हैं, वहाँ पर क्या है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए कोई तरीके मतलब यूज़ कर, शिक्षा जब ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब अनएजुकेशन होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोग बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को कम यूज़ करेंगे, ठीक है, लोगों में शिक्षा होगी, पॉपुलेशन का नुकसान क्या हो सकता है, एजुकेशन की कमी, हाँ एजुकेशन, हाँ केरल देखिए, केरल में एजुकेशन का ग्राफ चला, ठीक है, बहुत हायर एजुकेशन नहीं कहेंगे, हायर नहीं है, ठीक है, वहाँ ज़्यादातर लोग पढ़े, ज़्यादातर स्कूल फैसिलिटी ज़्यादातर, ये हो गया ग्राफ, ये सर जी जो लोग शिक्षित वाले हैं उनका सेक्स रेशियो स्टेबल रहता है। हाँ, दूसरा जो कर्व बनेगा इस तरह, क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, देखिए ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ये है, रिप्रोडक्टिव ये है, और ये दोनों क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कर्व को माइंड में रखिएगा, इसमें क्या चीज बराबर है, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर है, देख रहे हैं, दोनों बराबर है, तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा, प्री रिप्रोडक्टिव किसके बराबर है, रिप्रोडक्टिव के बराबर है, ठीक है, और दोनों ही किससे ज्यादा है, दोनों ही पोस्ट से ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से दोनों लोग ज्यादा है, दोनों बराबर में है, दोनों ज्यादा है, ठीक है। ये ग्राफ कैसा आ रहा है, ये घंटी बेल शेप कर्व है, ग्राफ है, बेल घंटी ऐसे ही होती है ना, बेल शेप है, कैसा है, बेल शेप ग्राफ है, घंटी की तरीके से देखो, ऐसे आ रहा है, घंटी की तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उतने ही एडल्ट्स भी हैं, हम दो हमारे दो, सिस्टम होता ना, दो पेरेंट हैं, दो बच्चे होना, ज़्यादा सही पॉपुलेशन स्टेबल करते तो रहेगी, ये पेरेंट बढ़ जाएंगे, उनकी जगह कौन लेगा, बच्चे ले लेगा, कौन जा रहा है, तो दो चिल्ड्रन वाला जो सिस्टम है वो यहाँ लागू होता है, किस कंट्री में है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड है, शिक्षित ज़्यादा है, एग्जाम्पल हो गया यूएसए, ठीक है, रसिया समझ में आ रहा है। और तीसरा कर्व कौन सा बनता है, तीसरा देखिए, ये वाली लाइन रिप्रोडक्टिव, ये वाली लाइन रिप्रोडक्टिव, ये दोनों लाइन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, चाइना देख रहे हैं, ये कर्व रिप्रोडक्टिव वाले एडल्ट्स ज़्यादा है, एडल्ट्स की लाइन वो काफ़ी बड़ी है, बच्चों की लाइन छोटी है, ओल्ड एज की लाइन छोटी है, ये बीच में लाइन बड़ी है ना,
इसका मतलब एडल्ट ज़्यादा, उनके बच्चे कम है, रेयर, सबके बच्चे नहीं है, ठीक है। किसी के एक होगा, किसी के एक नहीं, तो अभी तो बच्चों की संख्या चिल्ड्रंस कम है ना, प्रीडिंग पढ़ने वाले। हाँ, ये ग्राफ कैसा बन रहा है, आर्म शेप, ग्राफ कैसा है, ये आर्म शेप है, आर्म शेप समझते हैं ना, कलश के आकार का। आर्म का मतलब क्या है, कलश शेप है, ठीक है। देखो कलश शेप, इसको स्पिंडल शेप भी बोल सकते हैं, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप नहीं होती है ये वाली, अगर करती जो होती है स्पिंडल शेप में होती है ना, ये ऊपर से भी नुकीला, नीचे से भी नुकीला, ये स्पिंडल शेप है, आर्क शेप का बनता है इसमें। ये कहाँ है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा दिमाग करते हैं, इसलिए उनके पास रिप्रोडक्टिव कम है, चिल्ड्रंस कम है। चाइना हो गया, और क्या हो गया इसमें, जापान हो गया, जापान में सभी बूढ़े जा रहे हैं। क्या चीज़ नहीं, वो उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वो बच्चे जो है या तो होते ही नहीं है या तो चाहते ही नहीं है, समझ में आया। जब लाइफ स्टाइल आज के इन्हीं इंडिया में देखिए, लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से स्टेरिलिटी का केस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ पर्सन्स के बच्चे ही नहीं होते हैं, लाख दवा करा लीजिए। लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी है, खान पान ऐसा है, इतना हाई फाई है कि उनका क्या है, फ्यूचर के लिए हानिकारक नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है। और मेडिकल फैसिलिटी इतनी हाई है कि बुड्ढों को बचा ले जा रहे हैं, बुढ़े मतलब जो है ओल्ड एज वाले न्यू बॉर्न पॉल्यूशन की वजह से फर्टिलिटी डाउन हो रही है, जिससे